सुनिए, हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 देख रहे हैं, सेमेस्टर 2 का, और इसमें पहला चैप्टर पढ़ना है ब्रांच अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग जानने से पहले अपने को ब्रांच के बारे में जानना ज़रूरी, फिर उसका अकाउंटिंग देखेंगे कि कैसे रिकॉर्डिंग होता है ब्रांच में। तो पहले ये बताइए ब्रांच सिस्टम क्या है। तो याद रखना है कि माल को बेचने का एक नया तरीका है। जब परचेजर यानी क्रेता, खरीदने वाले ग्राहक आपके दुकान तक नहीं पहुंचते हैं, तब आपके पास माल बेचने का दूसरा तरीका है कि हम उन तक पहुंच जाए। अगर कस्टमर हम तक नहीं पहुंच रहे तो हम उन तक पहुंचेंगे। अब हम उन तक कैसे पहुंचे? तो ब्रांच ही ना खोल सकते हैं। हम क्या करेंगे, अपने ही दुकान को उनके शहर में पहुंचा देंगे। अगर हमारे पास रांची का कोई बच्चा नहीं आ पा रहा है पढ़ने के लिए, पटना का बच्चा नहीं आ पा रहा है, गाँव का कोई बच्चा नहीं आ पा रहा है, किसी जगह का, चाहे जो भी रीजन हो, तो अगर अपने बिजनेस को बढ़ाना हो और अपने सेल को बढ़ाना हो, तो मेरे पास एक ही तरीका है कि क्यों ना हम वहाँ पहुँच जाए। और अगर हम वहाँ पहुँचेंगे तो कैसे पहुँचेंगे? ब्रांच ओपन करके। तो जब आपने सेल को बढ़ाना हो, अपनी बिक्री को बढ़ाना हो, तो एक ही टेक्निक यूज किया जाता है, वो है ब्रांच सिस्टम। ब्रांच सिस्टम के जरिए हम अपने प्रोडक्ट को बहुत लोगों तक पहुंचा सकते हैं, बहुत दूर तक पहुंचा सकते हैं, बहुत सारे कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। तो ये ब्रांच सिस्टम है जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट को अलग अलग जगह पे, दूरी वाले जगह पे भी बेचा जा सकता है। जो कस्टमर मेरा नहीं था वहाँ भी हम अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। ये सब किसके ज़रिए हो सकता है? ब्रांच के ज़रिए। अब आप देख लीजिए, देश में अगर बैंकिंग सिस्टम की बात करें, देश में बैंक कैसे चल रहा है? जितने भी बैंक देश में चल रहे हैं, थ्रू ब्रांच सिस्टम चल रहे हैं। सारे बैंक ब्रांच के जरिए ही अपना बिजनेस फैला रखे हैं। अगर ब्रांच नहीं होता तो बैंक का एक ही ऑफिस होता, तो सोचिए कि बिजनेस हो पाता। अगर ब्रांच का केवल एक हेड ऑफिस हो तो बिजनेस नहीं हो पाता। इसलिए बैंक क्या किया, अपना बिजनेस फैलाने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए कौन सा सिस्टम डेवलप किया? ब्रांच सिस्टम। कि हम क्यों ना कस्टमर तक पहुँचेंगे, कस्टमर तक पहुँच के पैसा लाएंगे। तो ये सेल को बढ़ाने का, बिक्री को बढ़ाने का एक अलग टेक्निक है ब्रांच सिस्टम। कोई दिक्कत है? अब सब यहाँ तक समझ गए? बहुत सारा बड़े बड़े, अगर हम लोग शोरूम की बात कर ले तो वो भी ब्रांच सिस्टम रखा है कि हम अपना ही ब्रांच खोल के और लोगों को तक अपने प्रोडक्ट को पहुँचाएंगे। आज आप V2 देखो, ब्रांच सिस्टम है। बिग बाज़ार देखो, ब्रांच सिस्टम है। कि हम अपना बिजनेस और फैलाना चाहते हैं तो एक ही ऑप्शन अपने पास है, वो ब्रांच है। जब ऑफलाइन में अगर करेंगे तो ऑनलाइन में आपको ब्रांच का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ऑनलाइन बिजनेस में ब्रांच का ज़रूरत नहीं पड़ता। अगर ऑफलाइन में आप बिजनेस कर रहे हैं तो ऑफलाइन मोड में आपको ब्रांच का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि बिना ब्रांच का आपका बिजनेस नहीं सक्सेस हो पाएगा। अब हम लोग देखेंगे ब्रांच का अकाउंटिंग क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस ब्रांच में, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे ब्रांच में, ये हम लोग यहाँ देखेंगे। यानी ब्रांच का अकाउंटिंग कैसे करेंगे, किस तरह से कंप्यूट करेंगे हम लोग ब्रांच में प्रॉफिट एंड लॉस। अगर कोई ब्रांच ओपन होता है तो उसका प्रॉफिट लॉस कैसे कंप्यूट करेंगे, ये हम लोग देखेंगे। तो उससे पहले हम लोग ये जाने कि ब्रांच होता क्या है। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं। मीनिंग तो हम लोग लिख चुके हैं ब्रांच का, तो डेफिनेशन लिखते हैं ब्रांच का क्या है। शाखा बोलते हैं हम लोग इसको। ब्रांच में भी डिफाइंड एज a section or division of an enterprises geographically separated from the rest of the business controlled by head office। शाखा किसी व्यवसाय
का वह भाग है या मंडल है जिसका नियंत्रण मुख्य कार्यालय अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए एग्जाम्पल बताओ। ब्रांच ऑफ बाटा, बाटा जो अपना बिजनेस चलाता है ब्रांच के ज़रिए चलाता है। बैंक, बैंक भी अपना बिजनेस ब्रांच के ज़रिए चलाता है, चाहे वो बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच हो। चलिए हम लोग लिख देते हैं बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच, ETC कर दीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना बिजनेस फैलाते हैं ब्रांच के ज़रिए, यानी ब्रांच ओपन करके हम जनता तक पहुंच सकते हैं, अपने सेल को बढ़ा सकते हैं। तो ब्रांच का मेन पर्पस है सेल को बढ़ाना, ब्रांच का मेन पर्पस है सेल को बढ़ाना। ब्रांच का मेन पर्पस है सेल को बढ़ाना, इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग और आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ब्रांच अकाउंटिंग क्या होता है। ये तो हम लोग ब्रांच के बारे में देखें, तो ब्रांच अकाउंट्स क्या होता है। शाखा खाते बोलता है अकाउंट्स विच इज ओपन्ड in the books of head office for branch are known as branch accounts। ऐसे खाते जो शाखा के लिए मुख्य कार्यालय की पुस्तकों में खोले जाते हैं, शाखा खाते कहलाते हैं। ऐसे अकाउंट्स जो हेड ऑफिस के बुक में ब्रांच के लिए खोले जाएंगे, वैसे अकाउंट्स को हम लोग ब्रांच अकाउंट्स बोलेंगे। ये अब हम लोग पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग। फीचर्स ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग, फीचर्स की जगह आप ऑब्जेक्टिव भी लिख सकते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग। क्या पर्पस है ब्रांच अकाउंटिंग का, फीचर से ज़्यादा बेटर आप इसको ऑब्जेक्टिव कर दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग, क्या पर्पस है ब्रांच अकाउंटिंग करने का। शाखा लेखांकन के उद्देश्य, टू नो, ब्रांच अकाउंटिंग क्यों करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ईच ब्रांच सेपरेटली, प्रत्येक शाखा का अलग अलग लाभ हानि जानने के लिए। नंबर 2,
टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ईच ब्रांच। At the end of accounting period, बोलता है लेखांकन अवधि के अंत में प्रत्येक शाखा के वित्तीय स्थिति की जानकारी के लिए थर्ड क्या है, टू हेल्प इन कंट्रोलिंग ब्रांच एक्टिविटीज़। शाखा की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए फोर्थ है, टू इवैल्यूएट द प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ ईच ब्रांच। टू इवैल्यूएट द प्रोग्रेस and performance प्रत्येक शाखा के निष्पादन तथा प्रगति की जानकारी तथा मूल्यांकन के लिए। पांचवा पर्पस क्या होगा, टू असर्टेन द रिक्वायरमेंट ऑफ कैश एंड स्टॉक। टू असर्टेन द रिक्वायरमेंट ऑफ stock and cash of each branch प्रत्येक शाखा में रोकड़ तथा स्टॉक की आवश्यकता का पता लगाने के लिए। टू फुलफिल ऑडिट रिक्वायरमेंट्स अंकेक्षण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए। देखिए एक करके डिस्कस कर लेते हैं, क्या पर्पस है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों ब्रांच अकाउंटिंग अपना करता है सेपरेट। अच्छा एक बात बताइए, जब आप अपना बिजनेस ब्रांच ओपन करके, समझ लीजिए इधर, जब कोई भी बिजनेस अपना ब्रांच ओपन करके बिजनेस को फैला रहा है, यानी हमको अगर अपना बिजनेस फैलाना तो खुद नहीं जा रहे हैं, दूसरा कोई तरीका नहीं, दूसरा और भी तरीका है बेचने का। अगर हम अपने बिजनेस को दिल्ली में बेचना चाहते हैं तो बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से एक तरीका है ब्रांच सिस्टम। तो ब्रांच खोल के अगर हम अपना प्रोडक्ट दिल्ली में बेच रहे हैं तो ब्रांच अकाउंट्स
सेपरेट सेपरेट बना रहे, वहाँ का अलग, जैसे दिल्ली का अलग ब्रांच बना रहे, मुंबई का अलग ब्रांच बना रहे, पटना ब्रांच का अलग हिसाब रख रहे, रांची ब्रांच का अलग हिसाब रख रहे। क्या पर्पस है सब ब्रांच का अलग अलग हिसाब रखने का? एक साथ क्यों नहीं रख सकते? अगर किसी कंपनी का 10 ब्रांचेज है तो 10 ब्रांच का सेपरेट हिसाब किताब क्यों रखा जा रहा है? सेपरेट अकाउंटिंग क्यों हो रहा है? क्या पर्पस है अकाउंटिंग करने का हर ब्रांच का? सोचिए, बैंक ऑफ इंडिया के 13,000 से ऊपर ब्रांच है, 13,000 से ऊपर ब्रांच है बैंक ऑफ इंडिया का। हर ब्रांच का अपना हिसाब किताब अलग होता है। ऐसा नहीं कि सबको एक साथ जोड़ देना है, अलग अलग हिसाब किताब होता है। पर्पस क्या अलग अलग हिसाब किताब करने का? देखो फर्स्ट में क्या लिखा है, टू नो प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ईच ब्रांच सेपरेटली। हम ये जानना चाहते हैं कि मेरा प्रत्येक ब्रांच अलग अलग प्रॉफिट कितना कमाया, लॉस कितना कमाया। इससे हमको पता चलेगा कौन कौन ब्रांच है जो मेरा प्रॉफिट में है और कौन कौन सा ब्रांच है जो मेरा लॉस में। लेकिन अगर हम सबको ज्वाइंटली करते तो बताओ, अगर ज्वाइंट पाँच ब्रांच है, पाँचों का एक साथ हिसाब रख रहे हैं, उसमें पता चला 4 प्रॉफिट मेरे एक लॉस में, तो जानते हो 4 प्रॉफिट वाला लॉस को एडजस्ट कर देगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम लॉस में भी हैं। आप जब सबको जोड़ देंगे तो आपको लगेगा हम तो प्रॉफिट में, और आपका एक ब्रांच नीचे दीमक की तरह सड़ता जा रहा है। तो जब हम सेपरेट रखेंगे तब हमको समझ में आएगा कौन ब्रांच अच्छा है, कौन ब्रांच वीक है, किसमें सपोर्ट का ज़रूरत है, किसमें और है ना प्रमोशन का ज़रूरत है या इन्हांस करने की ज़रूरत है उसके ब्रांच मैनेजर को। ये हमको तब पता चलेगा जब हम सेपरेटली अकाउंटिंग रखेंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम हर ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस सेपरेट सेपरेट निकालना चाहेंगे, कोई दिक्कत है? नंबर 2 फर्स्ट सेकंड में क्या है, टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ईच ब्रांच एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। हम चाहते हैं कि साल के लास्ट में 31 मार्च को हर ब्रांच का सेपरेट सेपरेट फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट हमको पता चले, ताकि हम ये जान सकें कि किस ब्रांच का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, किस ब्रांच के पास कितना एसेट है, कितना लायबिलिटी है। तो सेपरेट सेपरेट फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए अपने को क्या चाहिए, ब्रांच अकाउंटिंग चाहिए। अगर आप सेपरेट जानना चाहते हैं हर ब्रांच का, तो हर ब्रांच का अपना अकाउंटिंग कीजिए। थर्ड में क्या बोलता है, टू हेल्प इन कंट्रोलिंग ब्रांच एक्टिविटीज़। अगर हम ब्रांच के एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, ब्रांच की एक्टिविटी को अगर हम कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ज़रूरत पड़ेगा किसका, ब्रांच अकाउंटिंग का। जब ब्रांच अकाउंटिंग करेंगे तो पता चला कि रांची का ब्रांच ठीक है मार्जिन में, लेकिन रामगढ़ वाला ब्रांच मेरा लॉस में, तो रामगढ़ ब्रांच के ब्रांच मैनेजर को टाइट करेंगे कि भाई क्या कारण है लॉस में, चलो आ जाओ हजारीबाग, कारण बताओ कि आपको क्यों ना सस्पेंड किया जाए। तो बताएगा ना कि क्या कारण है आपका ब्रांच लॉस में, एक्सप्लेन कीजिए। हो सकता है मेरी गलती के कारण ही हो। ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं करना है कि अगर कोई ब्रांच लॉस में सीधा ब्रांच मैनेजर को हटा देना, ऐसा नहीं। पहले देखना वहाँ सिचुएशन क्या है। हो सकता है रामगढ़ फेवरेबल सिचुएशन नहीं हो, अब हम ऐसा प्रोडक्ट रामगढ़ में बेचने दे दिए जो वहाँ के लोगों का पॉकेट अलाउ नहीं करता है, तो बिक पाएगा? उसमें ब्रांच मैनेजर की क्या गलती है? आप दोगे गलत प्रोडक्ट तो कैसे बेचेगा? तो पहले एनालिसिस करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे, चेक करेंगे कि सही बात है या नहीं, और लगेगा कि उसकी कोई कमी है तो उसको ठीक करेंगे। तो फाइनेंशियल पोजीशन हम सेपरेटली जानना चाहते हैं कि हर ब्रांच का मेरा एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल का क्या पोजीशन है। उसके आगे क्या है, फोर्थ थर्ड ब्रांच एक्टिविटी समझ गए। हर ब्रांच की एक्टिविटी हम मेजर कर लेंगे, कौन अच्छा कर रहा है, कौन ख़राब कर रहा है। जो अच्छा कर रहा है उसको मोटिवेट करो, उसके ब्रांच मैनेजर को सम्मानित करो, और जो ख़राब कर रहा है उसको भी मोटिवेट करो कि तुम अच्छा करो। जो अच्छा कर रहा है उसको सम्मानित करना है, प्राइज़ देना है, पैसा देना है, उसको जो देना है दे दीजिए, उसको मोटिवेट कीजिए। और जो ख़राब कर रहा है उसको भी कोशिश कीजिए मोटिवेट करने का कि वो अच्छा कर सके। फोर्थ में क्या है, टू इवेलुएट द प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ ईच ब्रांच। हम हर ब्रांच का प्रोग्रेस और परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। इसके लिए आपको ब्रांच अकाउंटिंग करना होगा, तभी मेजर करेंगे कि आपका प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। पिछले साल आपने कितना कमाया था, अगर पिछले साल आपका ब्रांच 4 लाख रुपए का सेल किया था, इस साल उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हुआ है तो प्रोग्रेस ठीक है, समझ गए। अब पिछले साल आपका ब्रांच का सेल 50 लाख का था और इस बार आप 40 लाख का सेल किए, तो इसका मतलब सही प्रोग्रेस नहीं है। तो हमको पता चलेगा परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस के बारे में जब हम सेपरेट हर ब्रांच का हिसाब किताब रखेंगे। तो अगर सब ब्रांच का हिसाब किताब सेपरेट नहीं रखेंगे तो आपको प्रोग्रेस पता ही नहीं चलेगा एक ब्रांच के बारे में। एक के बारे में नहीं पता चलेगा, ओवरऑल पता चलेगा, लेकिन एक के बारे में आपको जानकारी नहीं होगा। लास्ट क्या है, सेकेंड लास्ट, टू असर्टेन द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टॉक एंड कैश। ये कैश लिखा CASH, कैश ऑफ ईच ब्रांच। कैसे पता चलेगा कौन ब्रांच में मेरा माल घट गया, कौन सा ब्रांच में? अगर बताइए 3,000 ब्रांचेज है हमारे देश भर में, तो कैसे मालूम कि कौन से ब्रांच में माल घटा, किस ब्रांच में पैसा चाहिए? सेपरेट अकाउंटिंग करेंगे तब ना। सेपरेट अकाउंटिंग रहेगा तो आसानी से समझ में आएगा किस में शॉर्टेज हो रहा है। जहाँ शॉर्टेज हो रहा है वहाँ पे माल भेज देंगे। आप लोगों को मालूम है कि कभी कभी ब्रांच को माल हेड ऑफिस अपने भेज देता है, कभी कभी ब्रांच को माल ये लोग ऑर्डर नहीं करता है, अपने भेज देता है। मालूम होना चाहिए, क्योंकि जानता है कि लोग छोटा लोग दिमाग नहीं लगाएगा। कहीं भी देख लीजिएगा, ब्रांच वाला लोग ऑर्डर नहीं करता है माल, बोलता है अपने आ जाएगा वहाँ से।
अपने क्योंकि कंप्यूटर में अकाउंटिंग है तो उसके पास तो हिसाब है ना इसका, वो देख लिया कि भाई इसको 30 पीस भेजे थे, 28 भेज चुका है तो 2 ही पीस होगा, तो अभी से ऑर्डर प्लेस कर दिया, वहाँ से अपने भेज देता माल। कौन कौन सामान भेजना हेड ऑफिस तय करेगा, ब्रांच को कोई लेना देना नहीं। तो कैसे तय करेगा, सेपरेट सेपरेट हिसाब रखेगा, सबका एक साथ रखेगा सेपरेट से, तो उससे पता चल जाता है कि भैया आपको हम 50 पीस भेजे थे, 40 पीस भेज दिए, तो केवल 10 पीस का स्टॉक है तो भेज देते हैं। अब बात समझ गए। और कौन जो नहीं बिक रहा है सामान वो नहीं भेजेगा आपको, देख रहा है कि इसका 40 पीस स्टॉक है, 40 पीस बिक ही नहीं रहा है तो उसको नहीं भेजेगा, उस सामान को कहीं और दूसरे जगह जाके बेचवा देगा, लेकिन सामान आपको नहीं भेजेगा। तो यहाँ याद रखना, कैश है या नहीं है, स्टॉक है या नहीं है, इसकी जानकारी भी आपको किससे मिल जाएगी, ब्रांच से। जब सेपरेट सेपरेट बनाएंगे तो ब्रांच से आपको स्टॉक और कैश के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। और नीचे है टू फुलफिल ऑडिट रिक्वायरमेंट्स। जब चार्टर्ड ऑडिट करने आता है, पहले ब्रांच का ऑडिट नहीं होता था, पहले ब्रांच का ऑडिट नहीं होता था। अब 2013 के बाद ये नियम है कि हर ब्रांच अपना पूरा ऑडिट कराएगा, क्योंकि बहुत पैसा घपला करता था ब्रांच से लोग, तो हर ब्रांच को अपना ऑडिट कराना पड़ेगा। हेड ऑफिस अपना ऑडिट अलग कराएगा, ब्रांच अपना ऑडिट अलग कराएगा। तो जब ब्रांच ऑडिट कराएगा तो ऑडिट करने के लिए क्या करेंगे, कुछ हिसाब किताब लिख के रखिएगा, उसको चेक करेगा सी आगे। अब पता चला आप कुछ लिखवे नहीं करते हैं तो आगे सी क्या चेक करेगा, बिल्डिंग, तो अकाउंटिंग रखना होगा ना। तो ब्रांच अकाउंटिंग अगर रखेंगे तो ऑडिट का जो रिक्वायरमेंट्स है ब्रांच का वो फुलफिल होगा, और चार्टर्ड अकाउंटेंट आके आपके ब्रांच के अकाउंटिंग का ऑडिट करेगा। आप अकाउंटिंग ही नहीं रखोगे तो ऑडिट किसका करेगा, चेक किसको करेगा, कोई दिक्कत किसी को। तो ये है हम लोग का ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग, इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। क्या अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ब्रांचेस। टाइप्स ऑफ ब्रांचेस, शाखाओं के प्रकार। 2 तरह के ब्रांचेज होते हैं। पहला होता है इनलैंड ब्रांच, देसी शाखा। इनलैंड लिखा है, इंग्लैंड मत समझ लेना। इनलैंड का मतलब भारत में, अपनी ज़मीन पर। और फॉरेन ब्रांच, विदेशी शाखा। अब आप लोग बताओ कि हम लोग को देसी पढ़ना है या विदेशी पढ़ना है, देसी। विदेशी ब्रांच आप लोग को नहीं पढ़ना है। फॉरेन ब्रांच में प्रॉब्लम क्या आएगा, करेंसी का। फॉरेन ब्रांच में करेंसी का प्रॉब्लम आएगा। बताइए हमारा एक ब्रांच अगर इंग्लैंड में है तो इंग्लैंड में क्या चलता है, पाउंड चलता है, और इंडिया में चलता है रुपीज़। तो जब दोनों ब्रांच को मिलाएंगे, दोनों ब्रांच के को एक साथ लिखेंगे हेड ऑफिस के बुक में, तो अकाउंटिंग में प्रॉब्लम होता है। इसलिए आप लोगों को फॉरेन ब्रांच नहीं पढ़ना है, आप लोगों को सिर्फ इंडियन ब्रांच पढ़ना है। अब इंडियन ब्रांच भी 2 तरह का होता है। इंडियन ब्रांच भी 2 तरह का होता है। पहला होता है डिपेंडेंट ब्रांच, डिपेंडेंट ब्रांच, आश्रित शाखा। और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट ब्रांच, स्वतंत्र शाखा। ध्यान दीजिए, इंडियन ब्रांच 2 तरह का। इंडियन ब्रांच क्या है, 2 तरह का। इंडियन ब्रांच 2 तरह का, डिपेंडेंट ब्रांच और इंडिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच कौन सा ब्रांच होगा, तो ऐसे ब्रांच जो 100% डिपेंड करते हैं हेड ऑफिस के ऊपर। ऐसे ब्रांच जो 100% डिपेंड करते हैं हेड ऑफिस के ऊपर। हेड ऑफिस इसको माल भेजेगा, हेड ऑफिस इसको खर्चा भेजेगा, ये ब्रांच माल बेचेगा और हेड ऑफिस को तुरंत पैसा भेज देगा। इसके पास कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होता। ऐसे ब्रांच के पास कोई पावर नहीं होता, पावरलेस ब्रांच बोलते हैं इसको, कोई पावर नहीं, क्योंकि डिपेंडेंट ही एकदम 100% डिपेंड किस पर करता है, हेड ऑफिस पर। जो इसको हेड ऑफिस बोलेगा वही ये काम करेगा। और आप लोगों को जो पढ़ना है यही ब्रांच पढ़ना है, डिपेंडेंट ब्रांच। इसीलिए ब्रांच अपने यहाँ कोई हिसाब किताब नहीं रखेगा, क्योंकि सारा काम कौन रखेगा, हेड ऑफिस। हेड ऑफिस इसको माल भेजेगा। यहाँ तक कि अगर ये लोग को चाय भी पीना है तो हेड ऑफिस पैसा भेजेगा। ये लोग के पास इतना भी डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है कि ये लोग पैसे को स्टॉप कर सकता है। इसलिए याद रखना, डिपेंडेंट ब्रांच 100% डिपेंड होता है अपने हेड ऑफिस के ऊपर।
और ये है इंडिपेंडेंट ब्रांच। इंडिपेंडेंट ब्रांच का मतलब क्या है, ये डिपेंड नहीं होता है, ये कुछ डिसीजन लेने के लिए फ्री होता है, कुछ डिसीजन ये खुद ले सकता है। अब छोटे छोटे डिसीजन लेना है तो ये खुद ले सकता है। अब आप बताओ, अगर कल हो कि आप हेड ऑफिस में ऑनर बनो, आपका हेड ऑफिस है और ब्रांच आप खोलोगे, तो आप कौन सा ब्रांच ओपन करना पसंद करोगे, इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट अगर खोलोगे तो पता चला जैसे हम कॉमर्स वर्ल्ड का एक ब्रांच रामगढ़ में खोले और इंडिपेंडेंट खोल दिया, स्वतंत्र ब्रांच है, वहाँ के मैनेजर को बोल दिया कि आप अपनी मर्ज़ी से डिसीजन ले सकते हैं। पता चला फ़ी आया 70,000 रुपया और वहाँ के मैनेजर एसी लगवा लिया, अपने पास कुछ नहीं। महीना बीता, रेंट देना है, फ़ोन आया, सर रेंट देना है दीजिए, तो हम अपने घर से फिर रेंट भेजेंगे। टीचर पेमेंट देना है सर, फिर अपने घर से टीचर पेमेंट भेजेंगे, और वो पैसा कलेक्ट करके क्या कर रहे हैं, एसी लगा दिए। क्या लगता है ऐसे ब्रांच डुबा के मानेंगे आपको? इसीलिए हर हेड ऑफिस अपने कंट्रोल में सब कुछ रखता है, अपनी मुट्ठी में रखता है। बोले तुमको पावर ही नहीं देंगे, तुम करेगा क्या? तुमको यही पावर है, माल बेचो और शाम में पैसा भेजो, हाथ में पैसा नहीं रहने देंगे, नहीं तो तुम मिसयूज कर देगा पैसे का। इसीलिए हर हेड ऑफिस अपने ब्रांच को क्या रखना चाहता है कि मेरे अनुसार ही काम करोगे, नहीं तो अपने मर्जी से काम करना रहा तो तुम कुछ भी करके निकल लोगे। जो नहीं, कुछ नहीं, वो अगर खुद से परचेज सेल का है तो इंडिपेंडेंट ब्रांच। और ये ब्रांच ऐसा ब्रांच होता है ना, अगर माल घट भी गया ना तो उसको हेड ऑफिस बोलता है ऐसा करो लोकल मार्केट से खरीद दो। जैसे विशाल मेगा मार्ट यहाँ ब्रांच है ना, अगर इसको इंडिपेंडेंट ब्रांच बनाएगा तो क्या करेगा, मान लो साबुन घट गया, लक्ष्य साबुन घट गया, तो लक्ष्य साबुन वहाँ से खाली एक ट्रक में लक्ष्य साबुन भर के नहीं ना आएगा, हमको चाहिए सिर्फ 600 पीस। 600 पीस साबुन चाहिए तो क्या करेंगे, वहाँ से दिल्ली से ट्रक में भेजेगा 600 पीस साबुन, जितना का साबुन नहीं उससे ज़्यादा महंगा भाड़ा पड़ जाएगा। तो बोला कि लोकल मार्केट से खरीद दो, तो क्या किया विशाल मेगा मार्ट वाला, यहाँ का होलसेलर से खरीद दिया लक्ष्य साबुन और अपना बेच रहा है। तो कौन सा ब्रांच बाहर से खरीद सकता है पब्लिक से? इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट नहीं, ये एकदम चुप रहेगा, बोले हम सर पावरलेस हैं, मेरे पास इतना भी पावर नहीं कि हम सामान बाहर से खरीद सकें, शॉर्टेज है तो है। तो दोनों ब्रांच का अपना कुछ फ़ायदा भी है और अपना कुछ घाटा भी है। इसका फ़ायदा है तो घाटा भी है कि बहुत बार ऐसा होगा इस ब्रांच में क्या स्टॉक शॉर्टेज है, सामान है ही नहीं, और आपको वो 10-15 दिन तक नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हेड ऑफिस भेजा नहीं होगा। और ये अगर रहेगा तो क्या करेगा, मार्केट से तुरंत खरीद लेगा और ख़रीद के अपना बेच देगा। लेकिन फिर गलत ये चीज़ ये हो जाता है कि जब कभी पैसे का मिसयूज अगर कर दिए तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप ही खुद पावर दिए इसको। तो ऐसे ब्रांच थोड़ा ख़तरनाक हो जाते हैं। कोई दिक्कत है? तो हम लोगों को कौन सा ब्रांच पढ़ना है? डिपेंडेंट ब्रांच। 100% डिपेंड करेगा हेड ऑफिस के ऊपर। अब यहाँ 3 सिचुएशन हम लोग को पढ़ना है, इसमें 3 कंडीशन पढ़ेंगे। डिपेंडेंट ब्रांच में 3 अलग अलग कंडीशन होगा और यही आपको ध्यान देना है। 3 कंडीशन। डिपेंडेंट ब्रांच सिर्फ सेल एजेंट है। सेल डिपो समझते हैं? माल बेचने वाला होता है ना जी, सेल्स एजेंट। बस हम सामान भेज रहे हैं, बेचो पैसा लाओ और कमीशन तुमको दे देंगे, इतना ही ये करता है और कुछ नहीं। इसके पास कोई पावर नहीं, बस खाली माल बेचने का एक जगह है मेरा। समझ गए? यही है। और ये थोड़ा सा अलग होता है। तो डिपेंडेंट ब्रांच में क्या, माल हम भेज रहे हैं, खर्चा तक हम भेज रहे हैं, तुम माल बेचो पैसा भेजो, तुम्हारा सैलरी हम भेजेंगे, काट नहीं सकते हो पैसे से। ऐसा नहीं कि सर बेच दिया तो ऐसा करो, करते हैं कि कुछ खर्चा काट लेते हैं बाकी भेज देते हैं, ऐसा नहीं होता है। सब पैसा हेड ऑफिस डालो, फिर हेड ऑफिस तुमको सैलरी भेजेगा, रेंट भेजेगा, चाय का खर्चा भेजेगा, बिजली बिल भेजेगा, सब हेड ऑफिस भेजेगा। यानी डिपेंडेंट ब्रांच कोई काम का नहीं, पावरलेस है, कठपुतली है समझो, और सेल्स एजेंट है और कुछ नहीं, माल बेचने का एक जरिया। सरकारी संस्था ब्रांच से नहीं चलता ना, सरकारी संस्था ब्रांच से नहीं चलता। तो चलिए कौन कौन सा 3 सिचुएशन डिपेंडेंट ब्रांच में आएगा। तो पहला सिचुएशन आएगा ब्रांचेज रिसीविंग गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस। branches receiving goods from head office at cost price and making cash sales only। पहला यही आप लोग को पढ़ाया जाएगा। जब शाखा मुख्य कार्यालय से लागत पर माल प्राप्त करता है तथा
उसे केवल नगद बेचता है। पहला केस ये है, तब क्या करेंगे? सेकेंड बोलता है ब्रांचेज रिसीविंग, अच्छा रिसीविंग गलत लिखा गया, goods from head office at cost price and making cash and credit sale। जब शाखा मुख्य कार्यालय से लागत मूल्य पर माल प्राप्त करता है तथा नगद और उधार दोनों बेचता है। सेकेंड में पढ़ेंगे, देखिए फर्स्ट में आपको ये पढ़ना है कि ब्रांच क्या कर रहा है, हेड ऑफिस से कोस्ट पर माल रिसीव कर रहा है और केवल नगद बेचेगा, तब अकाउंटिंग क्या करेंगे। पहला पढ़ेंगे कि अगर ब्रांच हेड ऑफिस से लागत पर माल रिसीव करता है और केवल में नगद में बेचता है, उधार नहीं बेचता है, तब उसका अकाउंटिंग क्या करेंगे। दूसरा बोलता है कि जब ब्रांच हेड ऑफिस से माल को लागत पर प्राप्त करता है और नगद उधार दोनों बेचता है, तब उसका अकाउंटिंग क्या करेंगे। तीनों का अलग अलग अकाउंटिंग हुआ और यही तीन पढ़ना है पूरे चैप्टर के अंदर। और तीसरा हम लोगों को पढ़ना ये कि ब्रांचेज receiving goods from head office at invoice price। invoice price क्या होता है, cost plus profit होता है। and making cash and credit sale। जब शाखा मुख्य कार्यालय से बीजक, याद रखना बीजक का मतलब होता है लागत प्लस प्रॉफिट, ठीक है। इसका मतलब हो गया लागत और इसका मतलब हो गया लाभ, लागत प्लस लाभ पर प्राप्त करता है तथा नगद और उधार दोनों बेचता है, तब अकाउंटिंग क्या करेंगे। बस तीन ही अकाउंटिंग सीखना है, अच्छे से समझिएगा। तीन अलग अलग केस, कुछ क्वेश्चन इसका बनाएंगे, 4-5 क्वेश्चन इसका होगा, 4-5 क्वेश्चन इसका होगा, 15 क्वेश्चन ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। फिर से देखिए, पहला केस में बोल रहा है कि अगर ब्रांच हेड ऑफिस से रिसीव करता है माल कोस्ट प्राइस पर और उसको केवल कैश में बेचेगा, तो उसका अकाउंटिंग क्या करेंगे। दूसरा बोलता है अगर ब्रांच माल रिसीव करता है हेड ऑफिस से कॉस्ट प्राइस पर और बेचेगा कैश और क्रेडिट दोनों में, तो उसका अकाउंटिंग क्या करेंगे। और तीसरा बोलता है अगर ब्रांच गुड्स रिसीव कर रहा है हेड ऑफिस से इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस मतलब समझते हैं लागत पर नहीं ले रहा है, अब उसमें प्रॉफिट जोड़ के दे रहा है। ब्रांच प्रॉफिट जोड़ के भेज रहा है हेड ऑफिस को, हेड ऑफिस प्रॉफिट जोड़ के भेज रहा है ब्रांच को, तो अगर प्रॉफिट जोड़ के माल मिलेगा और फिर उसका कैश और क्रेडिट दोनों सेल करेंगे, तो उसका अकाउंटिंग क्या करेंगे। ये तीन अकाउंटिंग हम लोग को देखना है और यही हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अब हम लोग को थोड़ा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, किसका, कौन से ब्रांच का, अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग ये बताएंगे डिपेंडेंट ब्रांच होता क्या है, इसका फीचर्स क्या है, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर ये बताएंगे कि डिपेंडेंट ब्रांच भी, देखिए इसका अकाउंटिंग का मेथड अलग अलग होगा, इसमें 4 मेथड है अकाउंटिंग के, फिर इसका अकाउंटिंग का मेथड अलग अलग होगा। बात समझ गए। तो चारों मेथड ऑफ अकाउंटिंग अच्छे से समझना पड़ेगा कि पहले में कैसे लिखेंगे, दूसरे में कैसे लिखेंगे, तीसरे में। तो कल के क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। इसको लिख लीजिए।